प्रिय छात्र छात्राओं, आज से कॉन्स्टिट्यूशन भी शुरू किया जा रहा है। देखिए, संविधान में जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए फिर सूचना दे दी जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल तक बताया गया है, यानी कि प्रस्तावना या उद्देशिका तक पिछले लेक्चर में बताया गया था। जो भी पिछला लेक्चर है वह ऐप पर अपलोड किया गया है और अभी हटाया नहीं गया है। जो लोग नए जुड़े हैं उनको सलाह दी जाती है कि पिछले लेक्चरों को सुन लें। देखिए, फिर मैं बता दूं, आपका कह सकते हैं कि जो लोग बिहार एपीओ की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं, संविधान काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक छोटी छोटी बातों को जानिए। यूपीजे में भी आपका 50 नंबर का मेंस में आता है, यानी कि जीएस में भी काम करेगा, लॉ में भी काम करेगा। एक टेक्निकल बातों को आप गौर से देखिए। अब चैप्टर वाइज आपका पढ़ाया जाएगा और सबसे पहले जुडिशरी के बारे में पढ़ाया जाएगा, यानी कि न्यायपालिका, यानी कि सबसे पहले जो हम शुरू कर रहे हैं न्यायपालिका के बारे में, न्यायपालिका या जुडिशरी। इसमें जो आपका क्वेश्चन बनता है कि आखिर न्यायपालिका के बारे में क्या व्यवस्था की गई है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कोर्ट या न्यायालय किसे कहा जाता है। न्यायालय हम किसे कहेंगे या कोर्ट किसे कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन बनता है न्यायाधीश किसे कहा जाएगा। न्यायाधीश किसे कहा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका जो सामान्य बनता है, भारत में न्यायपालिका का इतिहास से भी मैं बता दूं, एक क्वेश्चन इतिहास से भी बनता है, हम बताएंगे डिटेल में इतिहास। अगला क्वेश्चन जो जुडिशरी के बारे में बनता है कि भारत में जुडिशरी के बारे में क्या प्रावधान है। तो जब हम भारत में पढ़ेंगे तो संघ की न्यायपालिका पढ़ेंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। फिर राज्य की न्यायपालिका में हाई कोर्ट पढ़ेंगे और उसी के बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय भी हमें पढ़ना है। वर्तमान समय में जो क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, ये बन जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में है, किस अध्याय में है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक। हाई कोर्ट के भी बारे में ऐसा क्वेश्चन। और यूपीएचजेएस में तो पिछली बार सबऑर्डिनेट न्यायालय के बारे में बन गया था, तो इन तीनों के बारे में आपका बताया जाएगा। तो एक सामान्य बातें पहले बताई जाए और तब आपका डिटेल में अनुच्छेद शुरू होगा। देखिए, आपका एक जनरल जो बातें हैं, आपका सबसे पहले परिभाषा हम कोर्ट की देते हैं या न्यायालय की देते हैं। आपका अगर पूछे कि न्यायालय आपका कह सकते हैं किसे कहा जाएगा, तो न्यायालय की परिभाषा तो नहीं दी गई है, लेकिन जो संस्था न्याय प्रशासन को रेगुलेट करती है या जो संस्था न्याय प्रशासन का संचालन करती है, उस संस्था को ही कोर्ट या न्यायालय कहा जाता है। अर्थात विधि के अनुसार, लॉ के अनुसार जस्टिस अर्थात न्याय प्रदान करने वाली संस्था को जुडिशरी या न्यायपालिका कहा जाता है। अगर कोई पूछे कि न्यायपालिका क्या है, तो आपका जवाब रहेगा
विधि के अनुसार न्याय प्रदान करने वाली बॉडी को न्यायपालिका कहते हैं। फिर पूछ लिया जाता है न्यायाधीश कौन होता है, तो जो व्यक्ति विधि के अनुसार न्याय प्रदान करता है उसी को न्यायाधीश या जज कहा जाता है। ये भी अच्छे से याद रखना है। जज की परिभाषा पूछे, देखिए जहाँ तक न्यायपालिका की बात है, न्यायपालिका पढ़ने से पहले आपको मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। पिछली बार एडी लॉ में बिहार में ये सिद्धांत पूछा गया था। मॉन्टेस्क्यू, यहाँ से शुरू करिएगा। मॉन्टेस्क्यू, देखिए फ्रांस के विद्वान मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत दिया, यानी कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत फ्रांस के मॉन्टेस्क्यू ने दिया। फ्रांस के मॉन्टेस्क्यू ने ये बताया कि जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, उसके 3 भाग होते हैं, 3 अंग होते हैं। पहला लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, दूसरा एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, और तीसरा आपका जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका। सरकार के ये 3 अंग हैं। अब ये एक क्वेश्चन जीएस में आता है कि सरकार का चौथा स्तंभ क्या है, यानी कि सरकार का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है। तो जो ये प्रेस हैं या मीडिया है, इसे सरकार का चौथा स्तंभ कहा जाता है। आप देख ही रहे हैं वर्तमान समय में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वह कह सकते हैं कि बहुत बातें आपको बता रही हैं, सरकार के खिलाफ बता रही हैं, और सरकार चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि प्रेस की आज़ादी अनुच्छेद 19(1)(a) में समाहित है। प्रेस को भी एक्सप्रेस एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार दिया गया है। अब आइए, विधायक मॉन्टेस्क्यू ने ये कहा कि विधायिका का कार्य है विधि का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य है विधि को इन्फोर्स कराना, विधि को लागू कराना, और न्यायपालिका का कार्य है विधि के अनुसार जजमेंट देना, अर्थात कानून के अनुसार न्याय प्रशासन को संचालित करना। मॉन्टेस्क्यू ने ये कहा कि विधायिका के लोग अलग हों, कार्यपालिका के लोग अलग हों, न्यायपालिका के लोग अलग हों। तीनों कार्य एक व्यक्ति न करे, एक संस्था न करे, क्योंकि इससे लोगों के अधिकारों को कुचल दिया जाएगा। वैसे भी आप देख रहे हैं ह्यूमन राइट अर्थात मानवाधिकार, वर्तमान में लोगों के मानवाधिकार को सरकारें कुचलती जा रही हैं। यदि न्यायपालिका न रहे तो ये कार्यपालिका और विधायिका इतना मनमाना काम कर देंगे कि लोग कह सकते हैं आपका लोग चक्की में पिस जाएंगे। ये न्यायपालिका ही है जो हमारे अधिकारों की रक्षा करती हैं। जैसे कि आपका वर्तमान समय में हाथरस का केस देख सकते हैं। हाथरस के मामले में लोग उच्चतम न्यायालय चले गए हैं, PIL दायर हो चुकी हैं इस बात को लेकर कि इस जघन्य आपके कांड की जांच CBI द्वारा कराया जाए, निष्पक्ष जांच हो,
ताकि कोई मुलजिम बचे न। आइए आगे बढ़ा जाए। ये तो आपको न्यायपालिका के बारे में बताया गया। आइए पहले न्यायपालिका के बारे में भारत में हमें इतिहास देखना है। याद रखिए, इतिहास हम देखेंगे और तब आपका अन्य चीज़ें बताई जाएंगी। जहाँ तक न्यायपालिका की भारत में इतिहास की बात है, यदि हम प्राचीन काल में देखें, सबसे पहले हम प्राचीन काल में देखेंगे, फिर आपका न्यायपालिका का विकास हल्का सा मध्यकाल देखेंगे कि मध्यकाल में क्या होता है, फिर आपका अंग्रेज़ों का हम काल आएंगे, अंग्रेज़ों के काल में क्या हुआ, और फिर जब हम आज़ाद हो गए यानी कि हमने अपना संविधान लागू कर दिया, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद क्या स्थिति है, ये देखना है। दो चार लाइन इसको पढ़ना है केवल कंसेप्ट बनाने के लिए। अंग्रेज़ों के काल को डिटेल में पढ़ना है। देखिए, प्राचीन काल में सारी शक्ति राजा के पास होती थी। राजा को न्याय का स्रोत माना जाता था, फाउंटेन ऑफ जस्टिस माना जाता था, न्याय का फव्वारा माना जाता था। आज भी इंग्लैंड के राजा को न्याय का स्रोत कहा जाता है। इंग्लैंड के राजा फाउंटेन ऑफ जस्टिस हैं, अर्थात न्याय के स्रोत हैं, आज भी कहा जाता है। अर्थात जितने न्यायालय इंग्लैंड में हैं वह सम्राट के प्राधिकार से ही न्याय प्रदान करते हैं। तो प्राचीन काल में न्याय व्यवस्था राजा के पास थी, राजा निर्णय देता था भारत में धर्म ग्रंथों के अनुसार। और कई ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें ये बताया गया है कि राजा भी कानून के ऊपर नहीं था, यानी कि राजा भी कानून से बाध्य था। मध्य भारत में मध्यकाल आया, मध्यकाल में आपका मुस्लिम काल आया, और इस समय मुस्लिम काल में न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई कई जगह, जिन्हें काजी कहा जाता था, यानी कि जिन्हें काजी कहा जाता था। और मुस्लिम धर्म के अनुसार ज़्यादातर न्याय होने लगे, यानी कि हिंदू धर्म के अनुसार शासित होते थे और मुस्लिम धर्म के अनुसार। तत्पश्चात अंग्रेज भारत में आए, और जब अंग्रेज भारत में आए तो ऐसी दशा में कह सकते हैं कि अंग्रेज जो भारत में आए तो अंग्रेज़ों ने भारत में न्याय व्यवस्था को व्यवस्थित किया। और सबसे पहला अंग्रेज़ों का मामला आता है 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट माने विनिमयकारी अधिनियम, और इसमें ये प्रावधान था कि भारत के लिए एक उच्चतम न्यायालय अर्थात एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। वह सुप्रीम कोर्ट भारत के लिए कलकत्ता में बनेगा, यानी कि कलकत्ता में बनेगा। तो पहला क्वेश्चन हम कंपटीशन के लिए भी तैयार करते रहिए। पहला क्वेश्चन आया कि भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई, तो 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट की या उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। यहाँ दूसरा प्री में अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस सन में की गई। तो अगर आपका सन वाइज पूछे
तो 1774 मारिएगा, यानी कि 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। अब समस्या ये आई कि जब कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, तो उस समय जो आपका कह सकते हैं न्यायाधीश थे, लॉर्ड इम्पे थे, एलिजा इम्पे, याद रखिएगा, लॉर्ड एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि लॉर्ड एलिजा इम्पे, इस क्वेश्चन को जरूर तैयार रखिएगा। चलता रहा मामला, चलता रहा, उच्चतम न्यायालय स्थापित हो गया। फिर आपका आया कह सकते हैं कि 1862 ईस्वी आई, 1862, 1800 कट गया। देखिए, आपका उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया जा रहा था। लॉर्ड एलिजा इम्पे कई बार बना है। दूसरा जो यहाँ आपका क्वेश्चन बनता है 1882, 1862, ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1862 ईस्वी जरूर याद रखिएगा। दूसरा आपका 1862 ईस्वी का देखना है। 1862 में क्या हुआ ये देखना है। 1862 में जो कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था, उसे समाप्त किया गया। पहला 1862 में हाई कोर्टों की स्थापना की गई। यहाँ भी आपका क्वेश्चन बनता है कि भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई, तो 1862 में। 3 प्रेसिडेंसी नगरों में सबसे पहले उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। ये भी क्वेश्चन आ चुका है जीएस में और लॉ दोनों में। तो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई 3 प्रेसिडेंसी नगर अर्थात वर्तमान में महानगर क्षेत्रों में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। सन याद रखिएगा 1862। इसके बाद यहाँ जो क्वेश्चन यूपी एचजेएस में बना था और बिहार इंटरव्यू में, 2 चीज़ें गौर करनी है आपको। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई, तो आपका जवाब रहेगा 1866। इसको अच्छे से तैयार रखिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई, 1866। और पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई, ये इंटरव्यू में पूछा गया, तो 1916 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। हाई कोर्ट कब बना भारत में, 1862, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। अच्छे समझिएगा इसको। फिर एक बार मैं बता दूं, कलकत्ता में जो उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था 1774 में, ये अब समाप्त किया गया 1862 ईस्वी में। 3 उच्च न्यायालय बनाए गए 3 प्रेसिडेंसी नगरों में, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई। फिर इंटरव्यू में पूछा गया था पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई। आगे हम बताएंगे डिटेल में।
यानी कि उच्चतम न्यायालय के स्थान पर अब आपका जो न्यायालय गठित किया गया वह गठित किया गया उच्च न्यायालय। और धीरे धीरे विभिन्न राज्यों में, प्रांतों में अंग्रेजों ने उच्च न्यायालय बनाना शुरू किया, गठित करना शुरू किया। तत्पश्चात आपका भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 अंग्रेजों द्वारा लाया जाता है। उसके तहत ये प्रावधान रहता है कि एक फेडरल कोर्ट, भारत के लिए एक फेडरल कोर्ट अर्थात फेडरल न्यायालय। फेडरल न्यायालय का मतलब हुआ संघीय न्यायालय, हिंदी में संघीय न्यायालय कहा जाता है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया कि भारत में एक फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय स्थापित किया जाएगा। इस प्रावधान का सहारा लेते हुए 1937 ईस्वी में दिल्ली में 1937 ईस्वी में दिल्ली में फेडरल कोर्ट या संघीय न्यायालय स्थापित किया गया। अब भारत में उच्च स्तर पर देखा जाए तो एक हो गया आपका फेडरल कोर्ट जो दिल्ली में है, दिल्ली में था, और अन्य हो गया उच्च न्यायालय। यानी कि फेडरल कोर्ट भी था और राज्यों में हाई कोर्ट तो चल ही रहे थे। अब ये दो प्रकार के उच्चतर स्तर के न्यायालय थे। तत्पश्चात भारत आज़ाद होता है, भारत स्वतंत्र होता है। अब स्वतंत्रता के बाद का हमें इतिहास देखना है। अब देखिए आपका स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ। आप भी जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद के क्या हुआ। इसके लिए इंग्लैंड और भारत से कोरिलेट करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए। अब आइए इंग्लैंड का देखा जाए, आपका क्या था। इंग्लैंड का देखा जाए, इसके बाद भारत में क्या व्यवस्था थी, और उस व्यवस्था को भारत में अब दो न्यायालय हम बता चुके हैं। एक संघीय न्यायालय था उच्च स्तर पर, और दूसरा उच्च न्यायालय था। अब यही आपका कंसेप्ट क्लियर करना है। इंग्लैंड में पीसी थी, पीसी यानी कि प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल के बारे में अच्छे से जानिए, निश्चित तौर पे आपका क्वेश्चन बनता है। आपका अच्छे से याद रखना है प्रीवी काउंसिल के बारे में। निश्चित तौर पे आपका प्रीवी काउंसिल से क्वेश्चन बनता है। देखिए आपका इंग्लैंड में प्रीवी काउंसिल थी, पीसी जिसे शॉर्टकट में कहा जाता है। यहाँ आपको अच्छे से जानना है, अच्छे से इस मामले में जानना है कि पहला क्वेश्चन बनता है कि क्या प्रीवी काउंसिल न्यायालय थी। तो आपका जवाब रहेगा प्रीवी काउंसिल न्यायालय नहीं थी। पहला क्वेश्चन। तो प्रीवी काउंसिल थी क्या? एक एडवाइजरी काउंसिल थी, अर्थात एक सलाहकारी परिषद थी। याद रखिएगा, इंग्लैंड में जो प्रीवी काउंसिल थी वह न्यायालय नहीं थी, बल्कि एक सलाहकारी परिषद थी। अब यह है कि किसको सलाह देती थी, तो इंग्लैंड के सम्राट को यह सलाह देती थी। इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लैंड के जो उपनिवेश थे, यानी कि इंग्लैंड का शासन जितने देशों पर था, उन देशों से अपील जाती थी मामलों में,
वह इंग्लैंड के सम्राट के पास जाते थे और इंग्लैंड के सम्राट को उन अपीलों के मामले में प्रिवी काउंसिल एडवाइजरी देती थी, सलाह देती थी। चूँकि प्रिवी काउंसिल एक सलाहकारी संस्था थी, अतः आपका प्रिवी काउंसिल में जो बहुमत का निर्णय होता था वहीं प्रकाशित होता था, मेजॉरिटी का जजमेंट प्रकाशित होता था। जो जज माइनॉरिटी में अल्पमत में निर्णय देते थे उनको प्रकाशित नहीं किया जाता था। इसी कारण क्योंकि प्रिवी काउंसिल एक सलाहकारी परिषद थी। भारत में उस समय एक आपका फेडरल कोर्ट था जो 1900 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत गठित किया गया था। दूसरे राज्यों में उच्च न्यायालय थे। अभी संघीय न्यायालय या उच्च न्यायालय जो जजमेंट देते थे, डिक्री पारित करते थे, दंडादेश देते थे, आदेश इत्यादि देते थे, उनकी अपील इंग्लैंड के सम्राट के पास की जा सकती थी। यानी कि भारत के न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों की अपील प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। अब समस्या ये आई कि भारत आज़ाद हो गया तो पहली मुक्ति आपका प्रिवी काउंसिल से पानी है, तो पहले प्रिवी काउंसिल से मुक्ति पाया जाए। चूँकि प्रिवी काउंसिल भारत की सर्वोच्च अपीलीय अदालत थी, लेकिन अब जब हम आज़ाद हो गए तो इंग्लैंड की संसद ने 1949 ईस्वी में, सन याद रखिएगा, इंग्लैंड की संसद ने 1949 ईस्वी में एक कानून बनाया, प्रिवी काउंसिल अधिकारिता उत्सादन अधिनियम, यानी कि प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन एबुलेशन एक्ट 1949। प्रिवी काउंसिल को समाप्त नहीं किया गया, बल्कि जो भारत से प्रिवी काउंसिल में अपील होती थी तो प्रिवी काउंसिल की उस अपीलीय अधिकारिता को भारत ने नहीं समाप्त किया। यहाँ आपका अच्छे से देखना है, उसकी अधिकारिता को इंग्लैंड की संसद ने ही 1949 ईस्वी में कानून बनाकर, कानून का नाम है प्रिवी काउंसिल अधिकारिता उत्सादन अधिनियम बनाकर, और भारत से प्रिवी काउंसिल की अधिकारिता को समाप्त कर दिया। अर्थात अब भारत से जो भी अपील होगी आपका प्रिवी काउंसिल नहीं जाएगी। ये पहला नियम। दूसरा नियम, उच्च न्यायालय तो पहले से ही विद्यमान थे और आपका इधर संघीय न्यायालय विद्यमान था। जब हम आज़ाद हुए तो जब भारत के संविधान निर्माता संविधान बनाने लगे तो इन दोनों संस्थाओं के बारे में क्या हुआ ये देखना है। पहला संघीय न्यायालय ही देखा जाए। फेडरल कोर्ट की जगह पर हमारे संविधान निर्माताओं ने उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। अर्थात संघीय न्यायालय के स्थान पर भारत में आपका सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अब ये समस्या देखिए क्या थी, सर्वोच्च न्यायालय की, यही आपका क्वेश्चन पकड़ना है। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई
तो आपका जवाब रहेगा 28 जनवरी 1950। ये ज़रूर याद रखिए, 4-5 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है, ज़्यादा लोग गलत करके ही आते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस तारीख को की गई, किस सन में? तो आपका जवाब रहेगा 28 जनवरी 1950। ये याद रखिए। तो भारत में जब उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, तो यहाँ आपको ये देखना है कि इसके पहले तो उच्चतम न्यायालय के स्थान पर फेडरल कोर्ट था। इसका क्या हुआ? तो फेडरल कोर्ट का काम तमाम कर दिया गया। अब ये समस्या थी कि जो मामले फेडरल कोर्ट में लंबित थे या जो संघीय न्यायालय के जज थे, उनका क्या हुआ? इसके लिए अनुच्छेद 135 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 135 ये बताता है कि जो शक्तियाँ फेडरल कोर्ट प्रयोग कर रहा था, अब वे शक्तियाँ भारत का उच्चतम न्यायालय प्रयोग करेगा। यानी कि फेडरल कोर्ट की शक्तियाँ अंतरित हो गई, किसे ट्रांसफ़र हो गई? सर्वोच्च न्यायालय को, भारत के सुप्रीम कोर्ट को। यहाँ अच्छा क्वेश्चन बनता है। फिर क्वेश्चन देखिए, भारत का उच्चतम न्यायालय किसका उत्तराधिकारी है? दे देता है संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी है, प्रिवी काउंसिल का उत्तराधिकारी है, दोनों का है। तो दोनों मारिए, क्योंकि जो प्रिवी काउंसिल में अपील होती थी, अब वह अपील सर्वोच्च न्यायालय में होगी और संघीय न्यायालय की अधिकारता हमारे उच्चतम न्यायालय को सौंप दी गई है। अब किस अनुच्छेद में सौंपा गया है? आर्टिकल जरूर याद रखिए, कौन सा अनुच्छेद है? 135। अब आया कि उच्च न्यायालयों का क्या हुआ? तो उच्च न्यायालयों के लिए, हाई कोर्ट के लिए आपको अनुच्छेद 225 देखना पड़ेगा। अनुच्छेद 225, यहाँ से इंटरव्यू में जो उच्च न्यायालय थे उनका क्या हुआ? तो जो उच्च न्यायालय पहले से विद्यमान थे उनको बनाए रखा गया और पुराने उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ उन्हें प्रदान की गई। लेकिन जो पुराने उच्च न्यायालयों पर सीमा थी, उस सीमा को भी कुछ बनाए रखा गया आपका, और वह सीमा ही इंटरव्यू में पूछी जाती है। ध्यान से समझिए कि प्रिवी काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णय को क्या उच्च न्यायालय सेट एसाइड कर सकता है? तो आपका जवाब रहेगा प्रिवी काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णयों को उच्च न्यायालय सेट एसाइड अपास्त नहीं कर सकता। ये किस अनुच्छेद में समाहित हैं? तो आर्टिकल 225। देखिए, बेयर एक्ट में स्पष्ट नहीं लिखा गया है। कई लोग कहते हैं कि बताइए बेयर एक्ट में कहाँ लिखा गया है। तो कुछ बेयर एक्ट का भावार्थ निकाला जाता है, कुछ केस से भी चला जाता है। हर एक बात किताब में ही नहीं लिखी रहती, ये भी याद रखिए। यानी कि प्रिवी काउंसिल द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं उन्हें उच्च न्यायालय वर्तमान में जो हैं ये अपास्त नहीं कर सकते, उलट नहीं सकते। अब समस्या है कि क्या सुप्रीम कोर्ट सेट एसाइड कर सकता है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। प्रिवी काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णय को उलटने की क्षमता केवल और केवल भारत में सुप्रीम कोर्ट में ही समाहित है।
यानी कि उच्चतम न्यायालय प्रीवी काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णयों से बाध्य नहीं है। वह उन निर्णयों को उलट सकता है, लेकिन हाई कोर्ट नहीं उलट सकता। तमाम पीसी के निर्णय हैं जो आज भी भारत में लागू हैं। एक दो उदाहरण बता दिया जाए, जैसे संविदा अधिनियम की धारा 11 में मोहरी बीबी वर्सेज धर्मोदास घोष का केस हो गया। एविडेंस की धारा 32(1) में PN स्वामी यानी कि पाकला नारायण स्वामी का केस है। तमाम ऐसे केस मिल जाएंगे जिसका निर्णय प्रीवी काउंसिल ने दिया, लेकिन आज भी उन निर्णयों का पालन किया जाता है। तो आज आपका इतना ही। कल आपका 9:30 बजे से लेक्चर चलेगा और धन्यवाद।